पेट्रोल डीजल पर आई राहत की बौछार। नायरा ने घटाए दाम, खुश हुआ हर परिवार। कच्चा तेल हुआ सस्ता, बदलती बाजार की चाल। क्या सरकारी कंपनियां भी करेंगी अब कमाल? पेट्रोल डीजल होने जा रहा सस्ता। तो चलिए शुरू करते हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। जरा सोचिए कि कुछ हफ्ते पहले दुनिया को डर था युद्ध की आग से तेल बाजार में भूचाल आ जाएगा। कच्चा तेल $100 के करीब पहुंच गया। आशंका थी कि पेट्रोल डीजल और महंगा होगा, लेकिन कहानी ने अचानक करवट ले ली। युद्ध का डर कम हुआ, सप्लाई जारी रही और कच्चा तेल धड़ाम से $72-73 प्रति बैरल तक पहुंच गया। अब सवाल उठ रहा है कि जब तेल सस्ता हो गया तो पेट्रोल डीजल कब सस्ता होगा? नायरा एनर्जी ने तो शुरुआत भी कर दी है। पेट्रोल ₹5 सस्ता कर दिया, डीजल ₹3 सस्ता कर दिया, लेकिन देश की सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनियां अभी भी इंतजार के मूड में हैं। आखिर क्यों? जब प्राइवेट कंपनी कीमतें घटा सकती हैं तो सरकारी कंपनी, तेल कंपनियां भी जल्द राहत क्यों नहीं दे सकती? उम्मीद है कि अगर कच्चा तेल नीचा बना रहा तो पेट्रोल डीजल के दाम में भी कटौती हो सकती है, क्योंकि तेल अगर सस्ता होगा तो ट्रांसपोर्ट सस्ता होगा, सामान सस्ता होगा, महंगाई पर असर पड़ सकता है। लेकिन क्या वाकई आपकी जेब भरने वाली है? क्या आपको राहत की खबर मिलने वाली है? आज इसी बड़े सवाल पर हम चर्चा करेंगे, बहस करेंगे, क्योंकि ये मामला सिर्फ पेट्रोल डीजल का नहीं है, आपकी जेब का मामला है। आप मान कर चलिए कि हर चीज महंगी हो चुकी है, हर चीज। अगर आप पेन पेपर लेकर बैठे हैं और जोड़ें तो आपको पता चलेगा कि इस समय एक भी चीज ऐसी नहीं है, सब्जी से लेकर, राशन से लेकर, आपके घर के बनाने के सामान से लेकर बाहर जाने तक सब कुछ महंगा हो चुका है। इसलिए अगर तेल सस्ता हुआ तो सब कुछ सस्ता हो जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं, प्राइवेट तेल कंपनी नायरा ने पेट्रोल डीजल के दाम घटा दिए। अब सरकारी कंपनियों के ऊपर दबाव पड़ गया है कि उन्हें भी दाम कम करना पड़ेगा। जब प्राइवेट कंपनी कर सकती है तो फिर सरकारी कंपनी क्यों नहीं कर सकती? नायरा एनर्जी ने पेट्रोल ₹5 लीटर सस्ता कर दिया, डीजल ₹3 सस्ता कर दिया। भोपाल में अब नायरा कंपनी का पेट्रोल ₹119.79 से घटकर ₹114.79 हो गया। डीजल ₹102.57 से घटकर ₹99.57 प्रति लीटर हो गया। ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल सस्ता होने से मिली राहत। अब सबसे बड़ी बात है कि सरकारी तेल कंपनियों ने अब तक दाम नहीं घटाए हैं, लेकिन आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल ने अब तक कोई बदलाव नहीं किया। लेकिन नायरा ने जो कर दिया है, नायरा के करने के बाद अब तमाम सरकारी तेल कंपनियां दबाव में आ गई। हुआ क्या? ऐसा क्या हुआ? ट्रंप की शक्ति, डोनाल्ड ट्रंप की शक्ति। मिडिल ईस्ट में जैसे जैसे तनाव कम हुआ तो तेल पर ट्रंप ने भी शक्ति दिखाई और दाम घटाने की अपील की। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेल कंपनियों से कीमतें कम करने को कहा। ट्रंप ने कहा कि कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट आ चुकी है, ग्राहकों को इसका फायदा नहीं मिल रहा है। ट्रंप ने कंपनियों पर ज्यादा कीमत वसूलने का आरोप लगा दिया। देश हित में चेतावनी देते हुए कीमतें नहीं घटी तो अब तमाम लोगों की परेशानी बढ़ेगी। ये किसने कहा? ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। अमेरिकी WTI, ये एक तेल है, तेल का प्रकार है। WTI की कीमतें $68 प्रति बैरल पर आ चुकी थी, जो अमेरिका तेल खरीदता है। ट्रंप ने कंपनियों से पेट्रोल $2 $2.50 कम करने की अपील की।
प्रति गैलन घटाने की अपील की लोगों से, कंपनियों से इस बात की मांग की है और उम्मीद है कि वहां भी अमेरिका में पेट्रोल घटाया जा रहा है। तो क्या अब जल्द, देखिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप अपने यहां की कंपनियों से इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि भाई क्यों नहीं आप पेट्रोल के दाम घटा रहे। इधर प्राइवेट कंपनी नायरा ने भारत में दाम घटा दिए, तो दबाव तो सरकार के ऊपर आएगा। भाई कायदा तो यही कहता है। तो इसलिए आपके भी पेट्रोल डीजल अब सस्ता होने जा रहा है, जल्द सस्ता होने जा रहा है। फैक्ट क्या क्या है? कच्चे तेल की कीमतें जून में बहुत नीचे आ गई हैं। दूसरा फैक्ट क्या है? इससे पेट्रोल डीजल सस्ता होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। तीसरा फैक्ट क्या है? नायरा एनर्जी पहले ही पेट्रोल में 5 रुपए, डीजल में 3 रुपए सस्ता कर चुकी है। और फैक्ट नंबर 4, सरकारी कंपनियां IOCL, BPCL और HPCL ने दाम अब तक नहीं घटाए हैं, दबाव उनके ऊपर पड़ रहा है। कंपनियां लागत, टैक्स और पुराने घाटे को देख रही हैं, उसकी भरपाई करने का सोच रही हैं। अगर कच्चा तेल कुछ समय तक सस्ता बना रहा तो फिर आपको दाम घटाने ही पड़ेंगे, कीमतें कम करनी ही पड़ेगी। आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, वरना आप आलोचना के शिकार हो जाएंगे। अब सबसे बड़ी बात है, एक नजर कच्चे तेल की कीमतों पर डाल लेते हैं कि फरवरी से लेकर जून तक दाम क्या रहे कच्चे तेल के, क्रूड ऑयल के। 28 फरवरी की बात कर लेता हूं, 28 फरवरी 2026। आपको याद है ना, जब पहला अटैक हुआ था, मिडिल ईस्ट में पहला अटैक हुआ था। और सबसे बड़ी बात है कि उस समय कितने थे? 72-73 दाम थे। और सबसे बड़ी बात है कि मार्च 2026 में कितने दाम थे? 80 से 90 डॉलर प्रति बैरल थे। अप्रैल 2026 में क्या हुआ? 110 डॉलर प्रति बैरल क्रूड ऑयल पहुंच गया। फिर मई में क्या हुआ? मई में ये दाम क्रूड ऑयल के 92-99 डॉलर प्रति बैरल आ गए। फिर 1 जून को क्या हुआ? 1 जून 2026 की बात कर रहा हूं अभी की, 96 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गए। 3 जून 2026 को क्या हुआ? 101 डॉलर प्रति बैरल आ गए। 22 जून 2026 को क्या हुआ? 79 डॉलर प्रति बैरल आ गए। और 25-30 जून को क्या हुआ? अभी की बात हम कर रहे हैं 2026 की, इसी महीने की, 72 से 73 डॉलर प्रति बैरल। अब अगर यही स्थिति बनती है तो दाम घटाने पड़ेंगे। तेल, पेट्रोल, डीजल सस्ता होने जा रहा है। जब ग्लोबल मार्केट में तेल के दाम गिर रहे हैं तो फिर सरकारी कंपनियां दाम क्यों नहीं घटा पा रही हैं? उनकी मजबूरी क्या है, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तेल कंपनियां कच्चे तेल की कीमत नहीं कर पा रही हैं। पूरे खर्च को देखा जाए तो वो पूरे खर्च को, ओवरऑल खर्च को देखती है, उसके बाद वो अपने दाम को तय करती हैं। और पेट्रोल डीजल पर केंद्र और राज्यों का जो टैक्स है, वो टैक्स अभी भी ज्यादा बना हुआ है। कंपनियां पहले पुराने घाटे और लागत की भरपाई करना चाहती है, जैसे कुछ समय पहले किया था, कई महीनों पहले कंपनी ने, सरकार ने यही किया था, तेल कंपनियों ने। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट अभी हाल ही की है। कंपनियां कुछ समय तक इंतजार कर सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कीमतें हैं फिर से बढ़ने का जोखिम बना रहता है और सरकार और तेल कंपनियों के दामों पर सामूहिक समीक्षा करती हैं। मई 2026 में सरकारी तेल कंपनियों ने कीमतें बढ़ा दी थी। IOCL, BPCL और HPCL ने किश्तों में दाम बढ़ा दिए थे। मिडिल ईस्ट तनाव में पेट्रोल पर कुल 7.5 रुपए प्रति लीटर बढ़ोतरी हो गई थी। डीजल पर भी 7.5 रुपए प्रति लीटर बढ़ोतरी हो गई थी। अब लोगों को कम होने का इंतजार है। मैंने यह कार्यक्रम इसलिए किया है कि लोग जब इस कार्यक्रम को देखें, YouTube पे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वो सरकार से मांग भी कर सकते हैं कि भाई तेल कम क्यों नहीं हो रहा है, तेल की कीमतें क्यों नहीं कम हो रही हैं, तब जबकि क्रूड ऑयल सस्ता हो गया। ये लोगों का हक है, इसलिए इस कार्यक्रम को रखा गया है। कारण क्या है, अब मैं आपको बता देता हूं कि स्थिति क्या है। युद्ध शुरू होते ही सप्लाई रुकने का डर बढ़ गया था। कारण नंबर 2, महंगा क्यों हुआ? इसी डर से कच्चे तेल की कीमतों में तेजी बढ़ गई थी। कारण नंबर 3, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव में कमी से तेल पर असर पड़ा था। कारण नंबर 4,
हॉर्मुज खुलने से व्यापारिक आवागमन शुरू हो गया था। कारण नंबर 5, अमेरिका ने तेल की सप्लाई को लेकर भरोसा दिलाया था। कारण नंबर 6, युद्ध के विस्तार की आशंका कम होते ही निवेशकों की घबराहट घटी। और कारण नंबर 7, घबराहट कम होते ही निवेशकों ने खरीदारी घटा दी। कारण नंबर 8, नतीजा कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से नीचे आ गई। कारण नंबर 9, जून में $100 के करीब ये तेल पहुंचा था, फिर वो $72-73 प्रति बैरल आ गया। ये तमाम कारण थे कि कैसे तेल महंगा हुआ, कच्चा हुआ। लेकिन भारत की राजनीति में तेल सस्ता और महंगा होना बड़ा कारण, राजनीतिक कारण बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आने वाले दिनों में सस्ता तेल होने के कारण क्या हो सकते हैं, यह मैं आपको बता दूं, क्योंकि चुनाव आने वाले। पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ था, विपक्ष ने क्या कहा था, पेट्रोल डीजल महंगा होने वाला है। चुनाव तो खत्म होने दीजिए, अब क्या होने वाला है, मानसून सेशन के बाद 5 राज्यों के चुनाव आने जाने हैं, तो मैं कह रहा हूं कि पेट्रोल डीजल फिर से सस्ता होने वाला है। चुनाव से पहले पेट्रोल डीजल सस्ता कर जनता को राहत देने की बात की जाएगी। महंगाई का असर कम दिखाने में मदद मिलेगी। तेल सस्ता होने से ट्रांसपोर्ट और रोजमर्रा की चीजों में लागत घटेगी। सरकारें टैक्स कम करके कीमतों में राहत दे सकती है। उत्तर प्रदेश जैसे कई बड़े राज्यों में, पंजाब, उत्तराखंड में चुनाव हैं, वहां पर महंगाई बड़ा मुद्दा बन सकता है, तेल की कीमतें बड़ा मुद्दा बन सकती हैं। विपक्ष सरकार से सवाल पूछ सकता है और यह सीधे जनता को कनेक्ट करता है, इसलिए पहले जैसी राहत पर विचार किया जा सकता है। पेट्रोल डीजल पर टैक्स में कटौती एक विकल्प हो सकता है। कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें भी बड़ा फैक्टर है। अगर वैश्विक बाजार में तेल सस्ता, क्रूड ऑयल ऐसे ही सस्ता रहा तो फिर राहत की संभावना बढ़ गई। और मान लीजिए कि पेट्रोल डीजल सस्ता होने जा रहा है, आपकी जेब का पैसा बचने जा रहा है, हर तरह की जो महंगाई बढ़ गई है वो घट जाएगी। इसी को लेकर हमने एक सर्वे किया है, कुछ सवाल तैयार किए, जनता के बीच गए और उन सवालों पर लोगों से राय ली है। पहला सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या नायरा के पेट्रोल डीजल सस्ता होने के बाद सरकार की जो तमाम कंपनियां हैं, IOCL है, HPCL है, इन पर भी दबाव बढ़ेगा। लोगों की राय जो निकल कर आई वो मैं आपको बता देता हूं। 63% लोगों ने कहा हां, कीमतें घटानी पड़ सकती हैं। जो सरकारी तेल कंपनियां हैं उनको कीमतें घटानी पड़ सकती हैं, 63% लोगों ने कहा। 22% लोगों ने कहा सरकारी कंपनियां खुद इस बात का फैसला लेंगी, दबाव बनाना जरूरी है, ये 10% लोगों ने कहा। और 5% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का फायदा अब आम जनता को मिलना चाहिए? 82% लोग, यह सर्वे है, लोगों की राय है। 82% लोगों ने कहा तुरंत लोगों को इस बात का फायदा मिलना चाहिए अगर क्रूड ऑयल घट गया है तो। 10% लोगों ने कहा धीरे धीरे मिलना चाहिए। और 8% तो कंपनियों के फैसले पर निर्भरता की बात कर रहे थे। और एक और सवाल हमने पूछा, तीसरा सवाल, कि जब प्राइवेट तेल कंपनियों ने दाम घटा दिए तो सरकारी तेल कंपनियां दाम क्यों नहीं घटा रही हैं जनाब? 60% लोगों ने कहा सरकारी तेल कंपनियों की नीतियां अलग होती हैं। 23% लोगों ने कहा कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा। 15% लोगों ने कहा सरकार जल्द विचार करेगी और 2% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का चौथा सवाल कि क्या कच्चा तेल सस्ता होने से जब जल्द ही पेट्रोल डीजल के दाम गिरने वाले हैं? 60% लोगों ने कहा हाँ, अब तेल सस्ता हो जाएगा। 20% लोगों ने कहा जनता को राहत जरूरी है। 18% ने कहा कोई फर्क नहीं है और 2% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। पांचवा सवाल और अंतिम सवाल कि क्या चुनाव से पहले सरकार जनता को इस मसले पर, पेट्रोल डीजल सस्ता होने पर बड़ी राहत दे सकती है? 39% लोगों ने कहा हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा। 40% लोगों ने कहा चुनाव में तेल सस्ता होता ही होता है। और 6% लोगों ने कहा
नहीं, ऐसा नहीं होगा और 9% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। लेकिन यह बड़ा इंटरेस्टिंग है, 46% कि चुनाव में तेल सस्ता होता ही होता है, क्योंकि चुनाव में अगर तेल सस्ता नहीं होगा तो नेता और राजनीतिक पार्टियों का तेल निकल जाएगा, इसलिए इस बात का जिक्र था। विस्तार से चर्चा करते हैं, कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। अवधेश उपाध्याय प्रवक्ता बीजेपी मेरे साथ होंगे, इसके साथ साथ टीना कर्मीर मेरे साथ मौजूद होंगी, कांग्रेस की प्रवक्ता। योगेंद्र कपूर अर्थशास्त्री मेरे साथ होंगे और भोलानाथ दास अर्थशास्त्री भी होंगे। उनसे मैं समझने की कोशिश करूंगा कि इस मसले पर वो आखिर क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले मैं योगेंद्र कपूर मेरे साथ मौजूद हैं, उन्हीं के पास चलूंगा। योगेंद्र जी, देखिए, सबसे बड़ी बात मैं यहां से ये पूछना चाहता हूं आपसे कि भाई जब मिडिल ईस्ट में तनाव रहा और तनाव के दौरान क्रूड ऑयल महंगा हो गया, तो क्रूड ऑयल महंगा होने के बाद सरकार ने करीब करीब 7.5 रुपए पेट्रोल पर, 7.5 डीजल पर बढ़ा दिए। अब तो क्रूड ऑयल बहुत नीचे आ गया, तो जब क्रूड ऑयल नीचे आ गया तो फिर सरकार इस पर विचार क्यों नहीं कर रही है तब, जबकि एक प्राइवेट तेल कंपनी ने कर दिया? देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि प्राइसेस जो हैं वो कम होनी चाहिए, तो उसमें मैं ये कहूंगा कि एक स्टेप 1 जो है वो नायरा एनर्जी ने ऑलरेडी जो लिया है, उससे एक श्योर टर्म्स में मैं ये फील करता हूं कि गवर्नमेंट के ऊपर अब प्रेशर जो है वो बढ़ेगा। और देखिए, हमें कई फैक्टर्स को जो है समझना पड़ेगा कि अगर हम ये देखें कि जब से वेस्ट एशिया क्राइसिस स्टार्ट हुआ था फरवरी ऑनवर्ड्स, तो आप ये देखिए कि वर्ल्ड ओवर हमने ये देखा कि यूनाइटेड स्टेट्स से लेके मलेशिया तक जो है, जो प्राइसेस हैं वो ओवर एन परसेंटेज ऑफ 40% जो है प्राइसेस जो है वो बढ़ गई थी। उसके कंपैरिजन में अगर आप इंडिया के अंदर देखें तो यहाँ जो इंक्रीज था वो बहुत माइन्यूस्कूल था। तो और एक चीज हमें और समझनी है कि जो हमारी पब्लिक सेक्टर की ऑयल कंपनीज हैं, देखिए वो जो हैं वो वर्क करती हैं एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर। जो आज प्राइसेस प्रिवेल कर रही हैं, जिसके ऊपर वो नेगोशिएट कर रहे हैं, ये वो प्राइसेस हैं जो उन्होंने 1 महीना पहले जो है डिसाइड करी हैं, जो आज प्रिवेल कर रही हैं। और आज अगर हम ये देखते हैं कि इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस रिड्यूस हो गई हैं, तो आप ये देखेंगे कि आज जो नेगोशिएशन वो करेंगी, इसका रिजल्ट जो है अब हम अगले 1 महीने के अंदर देखेंगे कि प्राइसेस जो हैं वो डेफिनेटली जो है फर्दर मॉडरेट करेंगी, और वो जितनी हमारी कंपनीज हैं वो उसका बेनिफिट जो है लोगों तक जो है पहुंचाने में बिलीव करेंगे। और इसमें हम ये देखेंगे कि एक चीज बहुत जरूरी है कि जो वेस्ट एशिया क्राइसिस है उसमें एक चीज जो अगले 1 महीने के अंदर जरूरी होगी, वो ये है कि हमें कहीं पे भी सप्लाई चेन डिसरप्शंस जो है वो नहीं नजर आनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो मैं ये फील करता हूँ कि वो एक स्टेप बैक होगा फॉर ऑयल कंपनीज की वो एक ऐसा डिसीजन ले पाए। और मेरा ये मानना है कि ये डेफिनेटली जो नायरा एनर्जी ने जो स्टेप लिया है, वो हम ये देखेंगे कि उसका जो परकोलेट करते हुए जो उसका बेनिफिट है वो गवर्नमेंट के ऊपर और ऑयल कंपनीज के ऊपर अब पड़ेगा, और हम उसका नेट रिजल्ट जो है आने वाले टाइम में देखेंगे। मेरे साथ भोलानाथ जी मौजूद हैं, एक बार मैं उनके पास भी चलूंगा। भोलानाथ जी, मैं आपसे जानने की कोशिश कर दूंगा, क्योंकि आप देखें, अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने एक संकेत दिया, वहां की जनता को लेकर संकेत दिया कि भाई जब क्रूड ऑयल सस्ता हो गया है तो फिर इसका फायदा लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है। अब जब वहां यह स्थिति है तो भारत में भी ये स्थिति होनी चाहिए। भारत में भी मुझे लगता है कि तेल सस्ता होना चाहिए, और अगर महंगा हो जाए, क्रूड ऑयल महंगा हो जाए तो बढ़ा दीजिए भाई, मार्केट के हिसाब से जब चीजें चल रही हैं तो फिर मार्केट के हिसाब से चलने दीजिए। इस पूरे गणित में जो तेल का खेल है, इसमें आपको क्या दिखाई देता है? फिर मैं कुछ आंकड़े आपको बताऊंगा। थैंक यू इस शो में मेरे को इनवाइट करने के लिए। देखिए, मैं लगभग 1 मंथ पहले एक शो में मैंने एज ए पैनलिस्ट इसी टॉपिक में बात कर रहा था। उस टाइम क्रूड ऑयल लगभग $90 के आसपास था। उस टाइम मैंने एक प्रेडिक्शन किया था कि क्रूड ऑयल अभी गिरने वाला है, आप 1 मंथ वेट कीजिए, उसके बाद स्टेबलाइज हो जाएगा। उसके बाद अगर गवर्नमेंट प्राइस को काट नहीं करता है तब हम बोलेंगे क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। देखिए, आपने पहले एक बात बोला कि मार्केट के साथ लिंक्ड है, लेकिन क्रूड ऑयल प्राइसेस नॉट ओनली मार्केट के साथ लिंक्ड है, उसके साथ बहुत सारे फैक्टर्स है। उसके बाद एक गवर्नमेंट डिसीजन लेता है प्राइस को काट करेंगे कि नहीं।
एटलीस्ट हम लोग जो फाइनेंशियल मार्केट को स्टडी करते हैं, हम लोग देखा है गवर्नमेंट एटलीस्ट देखते हैं कि 30 to 45 days अगर क्रूड ऑयल स्टेबल रहता है, उसके बाद गवर्नमेंट डिसीजन लेता है एंड अकॉर्डिंगली प्राइस को कम करते हैं। तो अभी जस्ट 15-20 दिन हुआ है, क्रूड ऑयल नीचे आया है। मेरे को लग रहा है और भी टू एटलीस्ट 2 वीक्स गवर्नमेंट को देना चाहिए, उसके बाद जरूर प्राइस कम होगा। अभी जो आपने बोल रहे थे कि प्राइवेट कंपनी एक नायरा एनर्जी करके जिन्होंने स्टेप उठाया, बहुत अच्छा है, ये पब्लिक के लिए रिलीफ है और गवर्नमेंट के ऊपर ये प्रेशर भी जाएगा और मेरे को पूरा उम्मीद है गवर्नमेंट इसको कंसीडर करेगा। अभी कंसीडर क्यों नहीं कर रहा है? अब देखिए, पहले लास्ट 4 to 5 years जितने भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है इंडिया का, स्पेशली गवर्नमेंट का, वो सब लॉस में चल रहा था। मतलब पर डे थाउजेंड मतलब 1000 से ज्यादा, अब 1000 करोड़ से ज्यादा लॉस कर रहा था लास्ट बहुत दिन से। और उसके बाद गवर्नमेंट ने अब बोल सकते हैं कि वेस्ट बंगाल में इलेक्शन था। भोलानाथ जी, मेरे पास एक आंकड़ा है, पता नहीं हाँ। कितना सच्चा है, थोड़ा सा आप उसे बताएंगे, क्योंकि जो वित्त वर्ष 2025-26 है, फाइनेंशियल ईयर 2026 है, भारत की जो 3 प्रमुख सरकारी तेल कंपनियां हैं, उन्होंने कितना लाभ कमाया, कितना घाटा हुआ, मैं इसका जिक्र करना चाहता हूं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन 36,000 करोड़ रुपया, ये शुद्ध लाभ की बात कर रहा हूं मैं, फाइनेंशियल ईयर 2026 की। भारत पेट्रोलियम 23,000 करोड़ रुपया, ये शुद्ध लाभ है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम 17,175 करोड़ रुपया स्टैंड अलोन, ये शुद्ध लाभ की बात कर रहा हूं। तीनों कंपनियों का जो संयुक्त शुद्ध लाभ है 2026 का, वो 77,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 130% ज्यादा है। भोलानाथ जी। नहीं, मैं बोल रहा हूँ, मैंने जो स्टडी किया, आपने जो बोल रहे हैं, मैंने जो स्टडी किया लास्ट 1 साल से लगभग 1000 करोड़ वो लॉस कर रहा था पर डे। अब मेरे को पता नहीं आप कहाँ से ये आंकड़ा लाया, ठीक है, क्योंकि हम तो मार्केट से जुड़ा है लोग है। तो उसके हिसाब से गवर्नमेंट ने बहुत दिन से इसको प्रेशर मतलब नहीं बढ़ाया था। आप बोलेंगे कि उस टाइम जॉब में बोल रहा था कि मैं डिस्कस एक पैनल में था, उस टाइम में लोग बोल रहे थे कि वेस्ट बंगाल में इलेक्शन चल रहा है, अदर स्टेट में चल रहा है, इसलिए गवर्नमेंट ने प्राइस हाइक नहीं कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को तो नहीं लगा। मैं तो जो सरकार के आंकड़े सार्वजनिक है उनका जिक्र मैं कर रहा हूँ। इससे पहले टीना करमबीर इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। चाहिए था, मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस टाइम गवर्नमेंट को बढ़ाना चाहिए था, उस टाइम गवर्नमेंट ने बढ़ाया नहीं। मैं पॉलिटिक्स समझता नहीं हूँ, नहीं समझना चाहता हूँ मैं। हम मार्केट, पश्चिम बंगाल में चुनाव थे इसलिए सरकार ने नहीं बढ़ाया। विपक्षी पार्टियां इस बात का जिक्र कर रही थी कि चुनाव खत्म होने के बढ़ा देंगे। उससे पहले का सिनेरियो जो मैं बोल रहा हूँ, इतना दिन से लॉस चल रहा था ना उस टाइम पे, लेकिन बढ़ाया नहीं, लोगों ने इसको पॉलिटिसाइज किया। लेकिन उस टाइम पे आप देखिए क्रूड ऑयल का कितना प्राइस था, $100 से ऊपर चला गया था जब वेस्ट बंगाल में चुनाव चल रहा था। ये भी तो आपको देखना पड़ेगा ना। तो ये भी अच्छा, ये बता दीजिए, अगर ये हमें देखना पड़ेगा तो थोड़ा सा ये बता दीजिए कि सरकार को इथेनॉल से कितनी कमाई हुई है? जो 20% इथेनॉल मिलाया जा रहा है उससे कितनी कमाई हुई है? हो सकता है, मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन हम लोगों को स्टडी से जो मिला है, जो आंकड़ा, और लास्ट 4 to 5 years का जो हिस्ट्री मैंने देखा, ठीक है, उस हिस्ट्री के हिसाब से हम बोल रहे हैं। देखिए, अभी क्रूड ऑयल का प्राइस आप लगभग $70 के पास चल रहा है, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूं अभी स्टेबल नहीं है। आप 15-20 दिन वेट कीजिए, ये $75 to $80 के आसपास जाएगा। अब देख लीजिए, तो स्टेबल नहीं होगा तो गवर्नमेंट कैसे करेगा? सरकार ने ही कहा है कि जो इथेनॉल 20% मिलाया गया है, मार्केट को देखेंगे, आम आदमी के हिसाब से मार्केट को देखेंगे, मैं बता तो रहा हूं, हमको सरकार लगेगा ने अभी ही तो कहा चल कि रहा जो है इथेनॉल 20% मिलाया जा रहा है उससे करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए का राजस्व की प्राप्ति हुई है। अब उसे आप नफे नुकसान में जोड़ लीजिए, अंदाजा हो जाएगा। टीना करमबीर मेरे साथ मौजूद हैं। करमबीर जी, आपकी राय। जी, देखिए, महंगाई का चक्र है साहब। यहाँ छोटे व्यापारी, आम किसान, व्यापारी और आम नागरिक परेशान होता रहेगा, लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार तो मौन साधे हुए है। लेकिन जैसे ही चुनाव आते हैं तो ये सस्ता कर देते हैं पेट्रोल डीजल। और अब आप लगातार, आप जब भी अखबार में देखेंगे, उठेंगे, सुबह उठते ही आपको पता चलेगा सीएनजी के दाम, पेट्रोल डीजल के दाम। आज जैसे ये खबर आई तो मुझे लगा कि कहीं एचपीसीएल और कहीं ये हरदीप पुरी जी की तरफ से तो आदेश नहीं है, लेकिन ये तो प्राइवेट कंपनी ने किया है, नायरा ने।
तो इस सस्ते होने पर प्राइवेट कंपनियां कर रही हैं, लेकिन जो सरकारी कंपनियां हैं वो तो कुछ कर ही नहीं रही है। वो तो चाह रही है कि भाई सब जनता को लूट के अपनी जेबें भर ले सरकार, अपनी जेब, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं ना, चुनाव पे भी तो खर्चा करेंगे ना, तो पैसा कहां से आएगा? टैक्स पेयर का पैसा आएगा, टैक्स पेयर के पैसे से अरे तो तो चुनाव तेल लड़ रही कंपनी है। थोड़ी मांग हाँ, लेंगे। नहीं नहीं, ये इनके यही तो वसूली चल रही है। हम यही तो कह रहे हैं, राम मंदिर में लूट नहीं चल रही साहब, ये सिस्टमेटिक लूट चल रही है। इस सिस्टमेटिक लूट को भी समझने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम ये सोचेंगे कि सिर्फ जो है राम मंदिर पे जो चंदा दिया जा रहा है सिर्फ उसी को भारतीय जनता पार्टी अपनी जेबें भर रही है, या आलिशान जो ये कार्यालय खोल के बैठे हैं, केशव कुंज से लेकर तमाम भारतीय दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे जो खोल रखे हैं, ये सिर्फ जो है राम मंदिर की लूट के ही थोड़ी ना बनाए हैं, राम को ही थोड़ी ना धोखा दे रहे हैं, ये तो आम नागरिक को भी धोखा दे रहे हैं। जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे दाम, क्रूड ऑयल के दाम सस्ते हैं, तो आप इतना महंगा क्यों पेट्रोल डीजल दे रहे हैं? आपके तो वादे थे ना, बहुत बड़े बड़े वादे, और देश के प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री नहीं थे तब वो बड़ी बड़ी बातें करते थे और इस तरीके से प्रोटेस्ट करते थे। आज आम जनता का दर्द नहीं दिखाई दे रहा है, महसूस नहीं होता है कि लगातार आपसे विपक्ष पूछता है तो कहते देखिए साहब ये राजनीति कर रहे हैं। अब तो कोई युद्ध नहीं हो रहा है ना अब तो कोई युद्ध भी नहीं हो रहा है, लेकिन अब क्या कहेंगे? अब कहेंगे कि देखिए हम तो जो है, अब क्योंकि जनता को मूर्ख कैसे बनाते हैं, भारतीय जनता पार्टी से वो शायद measurement है। बोलेंगे कि ये आंकड़े। अवधेश उपाध्याय मेरे साथ मौजूद है। अवधेश जी, जवाब दे दीजिए। देखिए मनोज जी, पहले तो मैं ये बताऊं, जो तेल के रेट अभी बढ़ाए हैं नायर एनर्जी ने, पेट्रोल पर 5 रुपए बढ़ाए हैं, डीजल पर 3 रुपए की जो कटौती की है, ये बहुत ही अच्छी खबर है देशवासियों के लिए। और जो पेट्रोल डीजल के जो कम हो रहे हैं रेट, उसका भी एक बड़ा कारण है, जैसा कि आपने ही बताया अभी। प्राइवेट कंपनी ने जो निर्णय लिया उससे देशवासियों के लिए अच्छी खबर है। सरकारी कंपनियों का भी इंतजार है। मैं बता रहा हूँ, मैं उस पर ही आ रहा हूँ। सरकारी कंपनी भी करेंगी, लेकिन वो डिपेंड है जो कच्चे तेल की जिस तरह से कीमतों पर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है, ये अगर स्टेबल रहता है तो सरकारी कंपनी भी ये पेट्रोल डीजल के रेट में जो है कहीं ना कहीं कमी लेकर आएंगी। ये आपको आपके सामने होगा, इसमें कोई दोहराए नहीं है। अभी टीना जी कह रही थी, बार बार कह रही थी, राम मंदिर की बात कर रही थी। अरे टीना जी, आप तो उस पार्टी से संबंध रखती हैं जिस पार्टी ने भगवान राम के मंदिर बनाने के लिए अपने वकील खड़े कर दिए। आप उस पार्टी से संबंध रखते हैं, कांग्रेस पार्टी से, जिसने कहा था राम तो है ही नहीं, राम से तो है ही नहीं। आप किस मुंह से बात कर रहे हैं भाई? सबरीमाला पे आपका मुंह नहीं खुलता है? कभी सबरीमाला पे बोलिएगा जो इतना सोना चोरी हो गया, वहां से कोर्ट को आना पड़ा बीच में, वहां पर क्या बात कर रहे हैं आप? क्या छोड़िए, मुद्दा जो इस समय है हमारे तेल की बात कर रहे हैं, और ये बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं। 2014 में जब छोटी गई थी देश को, कांग्रेस की सरकार भी 2014 से पहले, 2014 के बाद ही मोदी सरकार बनी है। उसके बाद आप देखिए 2014 में 10% महंगाई दर थी, जो आज के समय में 3% रह गई है। क्या बात कर रहे हैं आप? कौन सी बात करते हैं? कोई तथ्य के साथ बात कीजिए ना टीना जी। आप और मैं बताऊं आपको, सबसे ज्यादा आज के समय में, मनोज जी आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, आप तो आंकड़े अच्छे दिखाते हैं, सबसे ज्यादा महंगा जो पेट्रोल है कांग्रेस शासित राज्यों में। देख लीजिए आप तेलंगाना में कितना रेट है पेट्रोल का। क्यों नहीं करते वहां पर? स्टेट की तो कोई जिम्मेदारी बनती है। अरे देश के प्रधानमंत्री ने तो उस समय भी पेट्रोल की जो एक्साइज ड्यूटी थी, डीजल की एक्साइज ड्यूटी थी, उसमें 10 रुपए कमी की थी, जब पूरे विश्व में 25 से 30% तेल की वृद्धि हो रही थी। बड़े बड़े विकसित जो देश हैं उसमें भी ये लगाइए 50-40 गुना पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई जा रही थी। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पेट्रोल और डीजल की जो एक्साइज ड्यूटी थी, पेट्रोल पर 13 रुपए जो एक्साइज ड्यूटी थी, उसको 10 रुपए 3 रुपए कर दिया, और जो डीजल पर एक्साइज ड्यूटी रखी 10 रुपए, उसको 0 कर दिया था। उसके बाद जब क्रूड ऑयल कच्चा तेल की जब वृद्धि हुई, उसके रेट में वृद्धि हुई कच्चे तेल के, उसके बाद भी आप देखिए 7 रुपए तक हमारे देश में बढ़ा था, जबकि और देशों की बात करें तो वहां पर 25-25, 30 रुपए बढ़ाए गए थे। ये कह रहे हैं महंगाई की बात करेंगे आप? आपने 70 साल लूट के खा गए, आप किस मुंह से बात करते हैं, मेरे तो समझ नहीं आती। इतनी बड़ी पार्टी 4 राज्यों में सिमट कर रह गई है, क्यों रह गई है? इसका कभी कारण देखा है आपने टीना जी? सोचा इसके बारे में? राम मंदिर की बात करने लगेंगे। अरे कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए भाई, राहुल गांधी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। हर बार झूठ बोलता है, फिर वो माफी मांग लेते हैं। टीना जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। टीना जी आपकी आवाज नहीं आ रही, मुझे लगता है देख लीजिए, एक बार अनम्यूट कर लीजिए, हो सकता है कि आपकी आवाज उसके कारण रुक गई हो। अनु जी, यहाँ राहुल गांधी की तरह आलू डाल के सोना नहीं बनाया जाता, यहाँ जमीनी स्तर पर काम किया जाता है।
जनता के दिल में समाया जाता है, जल के एक बात जनता मैं के बोलना दिल चाह में रहा हूँ। पीता जाता है। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या अभी आ जाएगी? मेरी आवाज आ रही? हाँ, आपकी आवाज आ रही, बोलिए। टीना जी आप बता दीजिए, राम मंदिर जी देखिए, देखिए जब हाँ। भी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रवक्ता से सवाल पूछा जाता है जी, तो वो घूम फिर के आ जाते हैं कि कांग्रेस ने सत्ता में तो है ना, 12 अरे आप भी तो तेल के 12 बीच साल में राम आपकी मंदिर को ले कोई आई। अचीवमेंट बताइए। जब आप तेल के बीच में राम मंदिर को लेके आएंगे तो फिर राम राजीव मंदिर को गांधी बताओ को ना, बाकी नहीं, लोगों को ले आएंगे। नहीं हमारा है कि तुम मचा रहे हो देश में, ये तो हर तरीके से लूट मचाए। मंदिरों अच्छा, लूट की बात कर रही हैं वो, अवधेश उपाध्याय जी लूट की बात कर रही हैं, चोरी की बात कर रही हैं। वो कह रहे हैं कि मंदिर में भी चोरी हो रही है और तेल में भी चोरी हो रही है। मनोज जी कहीं चोरी नहीं हो रही है, सच्चाई ये है कांग्रेस के मन में ही चोर है, चोरी कहीं नहीं हो रही है। कांग्रेस के मन में चोर है, कांग्रेस के अंदर सब चोर भरे पड़े हैं, आधे ज्यादा बेल पर बाहर घूम रहे हैं। आपने हर जगह डकैती की है, वो आपको आपको शोभा नहीं डकैती देती। करनी आती है, इसलिए आप डकैती कर रहे हैं, कांग्रेस देश की आज जनता के के समय साथ में डकैती कर रहे हैं। मनोज जी कांग्रेस 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 पार्टी करती रही है, लेकिन अभी नहीं बता पा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी बन चुकी है। 12 साल ये से पूरा सत्ता में है, 12 साल में सत्ता में होने पर आपने क्या देश को दिया? देश के नाम कुछ भी नहीं नहीं किया। 12 साल में कोई नहीं है, 12 रुपए भी अगर आपने काम किया तो बता दीजिए। इन 12 साल में 12 रुपए भी काम किया तो बताइए, है कोई आपके पास कोई ऐसा डाटा? तो है नहीं। आपने 12 काम किए हैं, तो आप तो सिर्फ बढ़ाते रहते हैं, इंक्रीमेंट बढ़ाते रहिए, क्योंकि इससे आपकी जेबें भरती है ना, इससे आपकी जेबें भरती है। बेच दीजिए, इनको भी बेच दीजिए, क्योंकि आप लोगों का 10% देना है, देश को भी नहीं देना, नागरिक को कुछ नहीं देना, बेच देना। अडानी को दीजिए, जनता को गुमराह ना करें। अडानी को दे दीजिए, अडानी जी को दे दीजिए, बीपी सब कुछ, एचपीसीएल, बीपीसीएल, भारतीय सब कुछ जो है अडानी जी को दे दीजिए, ये बहुत सही रहेगा। इसलिए आपसे कुछ नहीं पूछेगा, अभी कांग्रेस शासित आपसे राज्यों कुछ में नहीं है। कंपनियों के बारे में कोई सवाल पूछा जाएगा। पहले हम वहाँ तो काम करवा नहीं, दीजिए। हम तो आपको सुझाव दे रहे हैं, ये भी क्यों बचा के रखी है ये कंपनियां? जैसे आपने एयरटेल बेच दिए, आपने सारी रेलवे बेच दी, ये भी बेच दीजिए, सारे पीएसयूज बेच दीजिए, सारी संवैधानिक संस्थाओं पर जिस तरीके से कब्जा कर रखा है इनको भी बेच दीजिए। नहीं होता। कितना अच्छा मौका है टीना करमबीर जी, कितना अच्छा मौका है टीना करमबीर जी। तेल की बात हो रही है, तेल पे घेर सकते हैं आप, रेलवे पर पहुंच गए, पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच गए। जहाँ पर मुद्दे पे घेरना चाहिए। आप बताइए कि आपने कब कहा था चौकीदार चोर है, और वो उल्टा पड़ गया आपको चुनाव में, आप चुनाव हार गए, क्योंकि उस समय ऐसा कोई माहौल ही नहीं था। अब जब लखनऊ में, अयोध्या में ऐसी स्थिति है, जब आपको ये सवाल उठाना चाहिए तो कोई बात ही नहीं कर रहा। नहीं तो पूछे चौकीदार कहाँ गए जो लिख रहे थे? हम तो पूछेंगे कहाँ है वो चौकीदार, और ये बैठे हैं ना बहुत सारे चौकीदार, बताइए कहाँ है अब वो? हम नहीं बोल रहे, अभी तो कह रहे हैं हर तरीके से लूट कर रहे ना, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, सब चीजों पर। आज महंगाई इसका दर है, युवाओं के साथ लूट मचा रखी है, मंदिरों में लूट मचा रखी है, और ये बीजेपी आरएसएस के लोग ही है जो इस तरीके की लूट मचा रखी है। और हम तो सवाल पूछेंगे, सड़क से लेके संसद क्या ठीक है, उसकी भी चर्चा हम करते रहते हैं, आगे भी करेंगे। लेकिन योगेंद्र कपूर मेरे साथ मौजूद हैं। योगेंद्र कपूर साहब, चूंकि आप तो अर्थशास्त्री हैं, इस वक्त तेल, देखिए ये सरकार का एक रणनीतिक फैसला होता है। स्वाभाविक तौर पर अगर पूरी तरह से अगर देखा जाए तो मिडिल ईस्ट में भी तनाव पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, जैसा कि भोलानाथ बता रहे हैं। अभी भी इजराइल अपनी जिद पर अड़ा हुआ है, ईरान अपनी जिद पर अड़ा हुआ है, लेकिन हॉर्मुज से आवाजाही शुरू हो गई है, आवाजाही शुरू हो गई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ईरान के प्रमुख से कहा है कि भाई आवाजाही होनी चाहिए, हॉर्मुज को खुला रहना चाहिए, क्योंकि तमाम देशों की अर्थव्यवस्था इससे चरमरा रही है। तो वो आवाजाही शुरू हो गई। तो तेल का एक संकट, बड़ा संकट था जिसने पूरी दुनिया को परेशान किया, वो थोड़ा सा कम हो गया। लेकिन आपका आंकड़ा क्या कहता है? क्या तेल कंपनियां घाटे में हैं, तेल कंपनियां मुनाफे में हैं? यह सरकार का रणनीतिक फैसला है। सरकार हो सकता है थोड़ा और इंतजार कर सकती है, वेट कर सकती है, उसके बाद फिर हो सकता है तेल कम करे, क्योंकि देखिए दबाव तो सरकार पर आ गया। यहां पर नायरा ने अगर दाम घटाए हैं तो दाम तो सरकार को घटाने पड़ेंगे, यह बात तो सही है। और अगर नहीं घटाए तो एक विपरीत मानस खड़ा होगा और उसका जवाब सरकार को देना होगा। दाम तो सरकार घटाएगी,
लेकिन ये सरकार का रणनीतिक फैसला है। आप क्या मानते हैं, सरकार को अपना नफा नुकसान भी देखना है, क्या कहती है स्थिति? देखिए, मैं ये कहूंगा कि जब नायरा एनर्जी ने एक, जो मैं ये कहता हूं कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर जिसका सबसे लार्जेस्ट शेयर है, और अगर हम ये देखें कि उनका जो ओवरऑल शेयर है इंडिया के अंदर वो 8% के करीब है, अगर हम उनका कंपैरिजन करें विद जो हमारी पब्लिक सेक्टर ऑयल कंपनीज हैं, जो उनके कंपैरिजन में बहुत कम है। लेकिन जब एक ऐसी कंपनी जो जिसकी एग्जिस्टेंस और जिसकी ग्रोथ जो है वो डिपेंड करती है प्रॉफिट पे, अगर वो जो है प्राइसेस को कम कर सकती है, तो ये एक जाहिर सी बात है कि इसका प्रेशर जो है हम ये देखेंगे कि अब आने वाले टाइम में ऑयल कंपनीज के ऊपर पड़ेगा। और जैसा मैंने शुरू में कहा था कि देखिए, ऑयल कंपनीज जो है वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के बेसिस पे काम करती हैं, और अब जब हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल प्राइसेस जो है क्रूड की जब वो फॉल कर रही हैं, तो आप ये समझिए कि आज जो अब वो नेगोशिएट करेंगी प्राइसेस, उसका जो इफेक्ट है वो हम ये देखेंगे कि इकोनॉमी के अंदर अगले 1 महीने के अंदर नजर आएगा। ऑफ कोर्स वो एक दो, मैं ये कहूंगा, कैविएट्स के ऊपर जरूर डिपेंड करता है कि आपकी जो सप्लाई चेन जो पोजीशन है वो जरूर इंटैक्ट रहे। क्योंकि देखिए, जो अभी आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाली बात कही, उसमें एक चीज हमें समझना है कि आज भी जो है, अगर हम ओवरऑल ईरान की पोजीशन देखें तो वो आज भी जो है एक ऐसा टैप कंट्रोल करता है कि जो ऑन और ऑफ जो उनके हाथ में है, और वो ही एक वो चीज वो अच्छे से समझते हैं और जानते हैं, जो उनकी एक नेगोशिएटिंग पावर है, जिसका इफेक्ट हम ये देख रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड ओवर हो रहा है। तो मेरा ये मानना है कि डेफिनेटली जो है आप ये देखेंगे कि विद इन अ मंथ जो है मैं प्राइसेस में फर्दर जो पास ऑन का जो बेनिफिट है फ्रॉम ऑयल कंपनीज, और इसमें मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि स्टेट गवर्नमेंट्स का भी उतना ही रोल बनता है, क्योंकि वो भी अपना वैट जो है उसको रिड्यूस कर सकते हैं अगर और मेरा ये मानना है कि अगर ऑयल कंपनीज और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों मिलकर काम करेंगे तो आप ये देखेंगे कि उसका बेनिफिट जो है वो एक कॉमन आदमी के पास पहुंचेगा, एक कॉमन आदमी के पास पहुंचेगा, और लोग बेसब्री से इस बात का इंतजार भी कर रहे हैं, ये भी सच है। भोलानाथ, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मैं जो, देखिए, पॉलिटिकल क्वेश्चंस की बात ही नहीं है इधर। अब वर्ल्ड वाइड देखिए, अभी आज 29 जून का जो आंकड़ा बता रहा है, उसपे वर्ल्ड वाइड प्राइसेस $1.47 जा रहा है, जहां इंडिया में कितना जा रहा है? 115। अब तो कंपेयर करेंगे तो इंडिया अभी भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। मेरा एक प्रेडिक्शन है, मैं 1 मंथ पहले जो बोला था आज भी मैं बोल रहा हूं, अगर विद इन 2 वीक्स इंडियन गवर्नमेंट कुछ स्टेप नहीं लेता है, 2 वीक्स के बाद अगर आप ऐसे कुछ डिस्कशन करेंगे, तब हम आंसर दे पाएंगे ये पॉलिटिकल इश्यू है कि नहीं। क्यों अभी तक जस्ट 15-20 दिन हुआ है, क्रूड ऑयल गिरा, अभी तक स्टेबिलाइज हुआ है, ये नहीं बोल सकता है। हम लोग मार्केट के भाषा में बोलते हैं कि एटलीस्ट 45 डेज तक अगर स्टेबल नहीं रहता है, गवर्नमेंट ऐसा डिसीजन नहीं ले सकता है, क्योंकि बहुत सारे ओल्ड इन्वेंटरी रहता है, उसको भी क्लियर करना पड़ता है, ठीक है। और गवर्नमेंट का बहुत सारे पॉलिसीज भी रहता है। ऐसे गवर्नमेंट अगर डिसीजन ले लेगा कोई प्राइवेट कंपनी की तरह, ऐसा तो नहीं हो सकता है, कोई राष्ट्र तो नहीं चल सकता है। तो 2 वीक्स के बाद मेरा प्रेडिक्शन है कि एटलीस्ट 10 से 15 रुपया डीजल में, पेट्रोल में कम होना चाहिए। 10 से 15 रुपए? यस, मेरे हिसाब से। योगेंद्र जी, क्या आपको लगता है कि 10 से 15 रुपए कम करेगी सरकार तब, जबकि 7.5 रुपए बढ़ाया है पेट्रोल और डीजल पर? देखिए, मेरा अभी जो कंडीशन है, इस कंडीशन को स्टडी करके मैं कि बोल रहा हूँ, इस कंडीशन को स्टडी करके बोल रहा हूँ। योगेंद्र जी, मेरा जो व्यू पॉइंट है वो ये है कि अगर गवर्नमेंट मॉडरेशन करना भी चाहेगी विद द असिस्टेंस ऑफ ऑयल कंपनीज, तो हम ये देखेंगे कि जो करंट प्रिवेलिंग प्राइसेस है, इससे मैक्सिमम जो है 5%, विच इज लाइक 5 रुपीज तक पेट्रोल में और डीजल में से अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 3 रुपीज, इतना मैं जरूर मॉडरेशन देखता हूँ ओवर अ मंथ। लेकिन इसके बियॉन्ड आई थिंक इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। अच्छा, एक सवाल और योगेंद्र जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उसके बाद में आपने, लेकिन हाँ, मैं कमिंग 5 to 6 months 1 year के बात कर रहा हूँ जी। एटलीस्ट इतना तो काम होना चाहिए। गवर्नमेंट तो एक साथ तो इतना काम नहीं करेगा। 15 रुपए तो शायद मुझे भी नहीं लगता कि 10-15 रुपए सरकार करेगी, क्योंकि सरकार इतनी दयालु और दयावान नहीं हो सकती है। लेकिन योगेंद्र जी, यहां पर मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, क्रूड ऑयल नीचे आ गया, इधर आप
20% एथेनॉल पेल रहे हो पेट्रोल में। जो पुरानी गाड़ियां हैं 2019 के जो पहले की गाड़ियां हैं वो धुआं छोड़ रही हैं, माइलेज पर असर पड़ रहा है, इंजन में उसके जंग बंग लग रहा है, ये तमाम। तो सरकार को या तेल कंपनियों को तो डबल फायदा हो रहा है कि एक तो क्रूड ऑयल सस्ता हो गया, ऊपर से आप उसी कीमत पर आप एथेनॉल भी मिला रहे हो। तो ये जो डबल फायदा है, ये तो मुझे लगता है कि सरकार की पौवारा सरकार ने अगर 2-3-4 महीने खींच लिए तो 1-8 लाख करोड़ का खेल हो जाएगा इसमें तेल कंपनियों का। नहीं देखिए, आपको एक चीज ये भी समझना है कि जितनी भी पब्लिक जो ऑयल कंपनीज हैं उनका सिर्फ एक लोगों की तरफ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अल्टीमेटली वो पब्लिक ट्रेडेड कंपनीज हैं और लोग जो उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं उनको इन्हीं अगर प्रॉफिट में वो जनरेट भी करते हैं तो उसी में से उनको डिविडेंड भी देना होता है। अच्छा योगेंद्र जी, एक मिनट, मैं आपको एक आम आदमी की तरह ये पूछना चाहता हूं। मेरी गाड़ी E20 को झेलने लायक नहीं है, कंपैटिबल नहीं है उसके लायक, और मैं सरकार ने चूंकि सभी तेल कंपनियों को कंपलसरी कर दिया है कि आपको E20 डलवाना ही पड़ेगा, तो मेरा इंजन खराब हो रहा है, मेरी गाड़ी की वैल्यू खराब हो रही है, आगे जाके अगर वो 5 साल उसकी उम्र है तो वो 2.5 साल में खत्म हो जाएगी, तो उससे सरकार को तेल कंपनियों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो तेल कंपनियों के शेयर खरीदेगा उनको फायदे के लिए तेल कंपनियां चिंतित करेंगी। मेरी इस देश में इस सड़कों पर कितने करोड़ गाड़ियां घूम रही हैं, उनकी चिंता नहीं है। नहीं, आपकी बात ठीक है बिल्कुल, लेकिन देखिए मैं जो फील करता हूं कि इस टाइम गवर्नमेंट की जो सिचुएशन है वो ये भी है कि एट द सेम टाइम वो ईवी इंडस्ट्री को भी आगे जो है प्रमोट करने में बिलीव कर रहे हैं। और आप देखिए कि उसमें फोकस जो है गवर्नमेंट का गोइंग फॉरवर्ड जो है वो ये है कि लोग जो है पेट्रोल से अपनी डिपेंडेंसीज कम करके वो मूव करें टुवर्ड्स ईवी इंडस्ट्री ऑल्सो। तो ये जो एथेनॉल वाली बात है ये आप मानेंगे कि अभी रिसेंटली डेवलप्ड फिनोमिना है। और इसका जो मैं ये कहूंगा कि ओवरऑल जो क्राइसिस में इथेनॉल को मिलाने के लिए डेवलप किया गया ना, क्राइसिस तो खत्म दिख रही है, क्रूड ऑयल नीचे आ गया है, हार्मुज में आवाजाही हो रही है, तो जो करोड़ों लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं, अरे उससे तो निजात दिला दीजिए, दाम बाद में कम कर लीजिएगा। लेकिन जो गाड़ियों को नुकसान हो रहा है, जो 2023 के बाद की गाड़ियां हैं जो E20 के लिए कंपैटिबल है, उनके लिए ठीक है। लेकिन या तो आप ऑप्शन दीजिए पेट्रोल पंप पर कि इस पंप से भाई आपको 100% पेट्रोल मिलेगा और इस पंप से आपको E20 मिलेगा, ऑप्शन दे दीजिए ना, नुकसान मत कीजिए ना। सिंपल सी बात है ना टीना जी, मैं कोई गलत बात कर रहा हूं? बिल्कुल ठीक है। टीना जी बताओ, टीना जी के फायदे की बात हो रही है, टीना जी इतनी देर से बोल रही है। टीना जी राम मंदिर पर अटक गई अभी जी, राम मंदिर याद आ रहे हैं क्या मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है, बताएं। जी जी बिल्कुल, राम मंदिर की नेटवर्क ठीक नहीं चल रहा टीना जी। टीना जी आपका नेटवर्क ठीक नहीं आ रहा, आपका ऑडियो वीडियो ना बार बार कट रहा है। अब मुझे नहीं लगता है कि ये पता नहीं अवधेश उपाध्याय जी की इसमें कोई साजिश है या नहीं, लेकिन ये अवधेश जी बताएंगे। अवधेश जी पता नहीं क्यों बार बार ऑडियो खराब आ रहा है, वीडियो खराब आ रहा है टीना जी का। जिस पार्टी आपने के कुछ नेता कर तो जो है नहीं दिया? भगवान राम से, मैं बता रहा हूँ, जिस पार्टी के नेता भगवान राम से नफरत करते हो, भगवान राम का अस्तित्व मांगते हो, भगवान राम मंदिर को बनाने ना बने इसलिए अपने वकील खड़े करे हो, तो उनकी आवाज कहाँ जाएगी? फिर तो आवाज मतलब कहीं ना कहीं नेटवर्क तो कहीं उड़ेंगे। राहुल गांधी जी के उड़े हुए हैं सारे नेटवर्क, वो कभी झूठ बोलते हैं फिर उसके बाद माफी मांग लेते हैं, वो एक माफी वीर हो गए हमारे देश में। तो सच्चाई ये है, देखिए जो आप बात कर रहे हैं एथेनॉल की, मनोज जी मैं बताऊं आपको, एथेनॉल अगर हम यूज कर रहे हैं तो जो पेट्रोल से जो कई मतलब नुकसानदायक जो गैस निकलती है, जो धुआं निकलता है, जो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन पैदा करता है खतरनाक वाला, उससे कहीं ना कहीं राहत मिलती है एथेनॉल मिला के जो पेट्रोल हम अपनी गाड़ी में डलवाते हैं। अब आप कह रहे 2023 से पहले की जो गाड़ियां हैं उसमें भी देखिए हम यूज कर रहे हैं, मेरे पास भी पुरानी गाड़ी मैं भी डलवाता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो एथेनॉल का जो यूज कर रहे हैं आने वाले भविष्य में देशवासियों के लिए सभी के लिए अच्छा होगा, इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है, जनहित के लिए ही मैं मना थोड़ी कर रहा हूं, स्थान काल परिस्थिति को समझिए ना।
अरे भाई, जब गाड़ी ने लिख के दिया है कि आपकी गाड़ी 2019 के पहले की गाड़ी पे स्पष्ट तौर पर लिखा है कि ये E20 के हिसाब के लायक नहीं है, आप उसमें जबरदस्ती पेलोगे, तो फिर कैसा होगा? आपकी मजबूरी है कहने की। देखिए 2023 के बाद की इस दुनिया में ऐसे कई देश भी हैं जो 100% 100% इथेनॉल पर चलते हैं, क्योंकि उनके इंजन की स्थिति अलग है। 2023 के बाद तमाम जो ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं उन्होंने ऐसी व्यवस्था की है कि आप उसमें 20% से ज्यादा इथेनॉल इस्तेमाल करते हैं। 2019 के पहले की नहीं है। इस देश में जो पुरानी कारों का बाजार है ना, वो आपको पता है कितना बड़ा बाजार है? एक साल में 40 से 50 लाख गाड़ियां बिकती हैं, पुरानी गाड़ियां बता रहा हूं मैं आपको। यह बाजार है भारत का। और नई गाड़ी कितनी बिकती है? 60 से 65 लाख। अब आप देखिए करीब करीब बराबर है। तो वो जो पुरानी गाड़ी, बेचारे जिनके पास पैसा नहीं है, वो अपने परिवार को गाड़ी का सुख देना चाहते हैं, बच्चों को गाड़ी का सुख देना चाहते हैं, उन्होंने पुरानी गाड़ी आधे पैसे में खरीदी। आप E20 डलवा के मतलब कबाड़ा किए दे रहे हैं। राहत दीजिए ना अवधेश जी। ज्ञान तो ठीक है हम ले लेंगे, थोड़ी राहत भी दे दीजिए। नहीं बिल्कुल, देखिए राहत दी जाएगी। और देखिए अभी आपने देखा हुआ आज से दिल्ली में जो ईवी पॉलिसी लागू की गई है, ये भी जनता के लिए की गई है। इसमें आप देखिए ईवी पॉलिसी में कितना अच्छा सरकार दे रही है सुविधा जनता को, कि अगर कोई भी दुपहिया वाहन खरीदेगा तो उसको 30,000 रुपए तक का इंसेंटिव देगी सरकार। और वहीं अगर 3 व्हीलर खरीदेगा तो उसको 50,000 रुपए तक का इंसेंटिव मिलेगा। और वहीं यदि ट्रक खरीदता है एनुअल कैटेगरी का तो उसको 1 लाख रुपए तक का बोनस देगी सरकार। तो ये जो पॉलिसी है, ये जो कहीं ना कहीं काम हो रहे हैं देश में, ये देश की जनता के हित को देखते हुए किए जा रहे हैं। हम बहाने नहीं बनाते, हम झूठ नहीं बोलते, झूठ बोल के माफी नहीं मांगते, हम काम करके दिखाने वाले काम करते। नहीं, अच्छी चीज़ है। देखिए नई जैसे जैसे पॉलिसी आ रही है, नई ईवी की पॉलिसी है, बहुत सारे इंसेंटिव मिल रहे हैं, सब्सिडी मिल रही है। लेकिन मैं बात कर रहा था पुरानी गाड़ियों की। खैर, सरकार की अपनी मजबूरी होती है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय कारण था, मिडिल ईस्ट में तनाव हो गया तो फिर सरकार को ये फैसला लेना पड़ा। और सरकार इस तरह की परिस्थितियों में फैसला ले सकती है, क्योंकि देश हित सर्वोपरि होता है, लेना भी चाहिए। लेकिन जब राहत मिल रही है, देखिए डोनाल्ड ट्रंप साहब ने क्या कहा, बोला ना जी, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तुरंत संकेत दिया अमेरिका में कि भाई जब क्रूड ऑयल सस्ता हो गया तो फिर लोगों को इसका लाभ क्यों नहीं मिल रहा है। उन्होंने ये बताने की कोशिश की। तो मुझे लगता है कि अवधेश उपाध्याय जी भी अपने बड़े नेताओं से कहेंगे कि साहब दबाव बहुत है, कुछ करो, विचार करो। हाँ, इसमें मैं 2-4 बोला ना जी, आवाज चली गई, एक बार चेक कर लो मेरा। हाँ अब आ गई। हेलो, आ गई। हाँ ठीक है ना। हाँ देखिए इंडिया एंड अमेरिका का आप देखेंगे तो थोड़ा परिस्थिति तो अलग है। देखिए इंडिया 80 to 85% डिपेंडेंट है, क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करते हैं। तो आंकड़ा आप समझ सकते हैं। तो ऐसे कैसे हम यूएसए के साथ कंपेयर करेंगे, तो नहीं चलेगा। और एक बात आपसे मैं मतलब सहमत हूं कि इथेनॉल बिल्डिंग जो कर रहे हैं ठीक है, लेकिन पुराना गाड़िया से अगर इथेनॉल डालते हैं तो उसका अचानक माइलेज ड्रॉप हो जाता है और इंजन भी खराब हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, ऐसे ही तो पेट्रोल का प्राइस इतना है, उसके बाद अगर माइलेज भी ड्रॉप हो जाता है तो आप समझ सकते हैं तो कितना प्रॉब्लम लोगों को होता है। हाँ, पेट्रोल पंप में सिस्टम दोनों रहना चाहिए, मतलब पुराना गाड़ी के लिए या नया गाड़ी के लिए। जब तक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं हो रहा है, इस पॉलिसी को ऐसे हम कंटिन्यू करेंगे तो प्रॉब्लम है। इंडिया जैसे कंट्री में तो प्रॉब्लम है, धीरे धीरे से करने से ठीक है। मैं उसी बात का जिक्र कर रहा हूं। असल में एक पंप पर जाएंगे तो बहुत सारे नोजल होते हैं ना, तो आप ऑप्शनल कर दीजिए उसमें। जिसको 100% डलाना होगा, 2 रुपए ज्यादा महंगा हो जाएगा, वो जिससे अपनी गाड़ी की चिंता होगी वो डलाएगा, जिसको नहीं है वो अपना इथेनॉल डलाएगा। लेकिन आप अमेरिका और भारत की बात कर रहे थे कि वहां पर थोड़ा सा डिमांड ज्यादा है, लेकिन आप भारत की भी स्थिति समझिए ना। आप 2500 रुपये फ्री हम भी देते हैं महिलाओं को, है ना। बहुत सारी 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल देते हैं। ये ज़रूरी भी है, सामाजिक सरोकारों के लिए हमारे देश की सरकारें चिंता करती हैं, ज़रूरी है। ये बात अलग है, वो अपने खजाने को नहीं देखती हैं। ये बात अलग है कि तनख्वाह बांटने के लिए हर महीने 2,500 करोड़ 5,000 करोड़ रुपए वो लोन भी ले रही हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है, तो देखिए अमेरिका में तो ये सब नहीं होता है। तो जहां जहां राजनीतिक हित साधने होते हैं वहां ये सब हो जाता है। यहां पर कोई एक पार्टी की बात नहीं है, कोई पार्टी पीछे नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, ये तो बहुत बड़ा डिस्कशन है। इसके ऊपर क्या हम तो कोई राय नहीं, कुछ नहीं बोलना चाहिए हमको, ये तो पॉलिटिकल लोगों को बोलना है। लेकिन आप जो बोल रहे हैं ये सही है। पॉलिटिक्स जहाँ है उधर तो
आप जैसे एथिक्स की बात कर रहे हैं वो तो नहीं चलेगा। नहीं, आप देखिए हमारा जो अभी बजट आया उस बजट में भी इस बात का जिक्र किया, चिंता व्यक्त की गई कि जो फ्रीबीज की योजनाएं हैं वो फ्रीबीज की योजनाएं सरकारों की स्थिति खराब हो रही है, रोड नहीं बन पा रहे हैं, ऐसे ऐसे पुल हैं जो अपनी 100 साल की उम्र को पार कर चुके हैं, पुल नहीं बन हमारा पा रहे वेस्ट बंगाल हैं, में मरम्मत हमारा नहीं हो वेस्ट पा रही है, शिक्षा की स्थिति खराब है, स्कूल जो है वो एकदम जर्जर हैं, उनकी छतें गिर जा रही हैं क्योंकि एकदम सरकारों के एकदम पास पैसा ही नहीं है, क्योंकि सरकार हमारा तो वेस्ट लाड़ली बंगाल महीना में में, खर्च हो रहा है पैसा, सरकार तो फ्री की योजना में खर्च कर रही है सरकार, हाँ वही तो मैं ये बोलना चिंता चाह की रहा बात हूँ। है ना। हाँ, एकदम राइटली सेड। देखिए हमारा वेस्ट बंगाल में लास्ट 15 ईयर्स में जो गवर्नमेंट था, उन्होंने एक स्कीम चालू करके गया था, लक्ष्मी भंडार करके। इधर बीजेपी गवर्नमेंट ने आकर वो अन्नपूर्णा भंडार चालू कर दिया, 3000 दे रहा है, देने से कोई देना प्रॉब्लम पड़ेगा, नहीं है। नहीं हाँ, जो भी हाँ है। देना पड़ेगा। तो इससे क्या है, इससे पॉलिटिक्स तो हो रहा है, लेकिन डाउट है कि कितना स्टेट का डेवलपमेंट होगा। हाँ लेकिन अभी अभी रिसेंट जो गवर्नमेंट फॉर्म हुआ है, ये लोग भी कोशिश कर रहा है कि जो जिस एलिजिबल लोगों को देना चाहिए, मतलब सबको देगा तो प्रॉब्लम है। जी जी, चिन्हित करना चाहिए। अवधेश जी, नहीं नहीं, सही कह पेट्रोल रहे हैं। डीजल, देखिए जो भोलादास अरे जी कह सुन रहे तो हैं लीजिए, बिल्कुल सही बात है। पेट्रोल डीजल सस्ता करवा दीजिए थोड़ा। मैं चाहता हूं कि बीजेपी के नेता ही अपनी सरकार से इस बात की अपील करें, साहब दबाव बहुत पड़ रहा है, देखो प्राइवेट नहीं खिलाड़ी नहीं ने खेल बिल्कुल कर दिया। मनोज जी मैं सही बता रहा हूँ। ये जो जिस तरह से जो कच्चे तेल की जो कीमतें कम हो रही हैं, अगर ये स्टेबल रही तो निश्चित तौर पर, जैसे भोलादास जी ने भी अपनी बात में कहा था कि 10 से 15 रुपए कम हो सकता है पेट्रोल डीजल हमारे देश में भी, कोई बड़ी बात नहीं है। अब एक बात सोचिए ना, जब पूरे देश में 25 से 70% कीमत बढ़ाई गई थी पेट्रोल डीजल की, उस समय हमारे देश में केवल 7 रुपए बढ़ाई गई थी। तो ये बड़ी बात नहीं है, ये केवल हमारे देश की बात है। और देशों में तो राशनिंग की जा रही थी पेट्रोल डीजल को लेकर, जबकि अरे इतना आप बड़ा कहाँ युद्ध चले गए, छिड़ा हुआ था। 12-13 साल हो गए आपको, पुरानी बात हो गई। नहीं अभी ये आज का भारत है, 70% ये आज का भारत है, तो हम चाहते हैं कि आज का भारत लोगों की जेब के बारे में सोचे। जी सोचेगा ना? नहीं नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी। चलिए, अवधेश उपाध्याय भी कह रहे हैं कि सही है, लोगों के हित के बारे में सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि सरकार थोड़ा यही देखने की कोशिश कर रही है कि जो दाम हैं वो क्या स्थिर रहते हैं, और स्थिर रहते हैं तो आप तय मान लीजिए कि पेट्रोल डीजल के दामों में गिरावट आएगी, सरकार लोगों को राहत देगी। क्योंकि आप अगर टॉफी से Within a लेकर 2 weeks, घर के within a 2 सामान weeks से आप देख लेकर लीजिए, हो घर जाएगा। के पैंट से लेकर आप कोई भी सामान बाहर खरीदने चले जाइए, वो महंगा हो चुका है। सरकार के पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, जिस पर असर पड़ रहा है वो भी महंगा हो रहा है। मिडिल ईस्ट क्राइसिस का जिस पर असर नहीं पड़ रहा है वो भी महंगा मार्केट में मिल रहा है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। खैर, इस पर चर्चा कभी बाद में करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहते हैं सभी मेहमानों का जो मेरे साथ इस चर्चा में मौजूद रहे। फिलहाल आंकड़े हमारे, फैसला आपका, में इतना ही। बाकी खबरों के लिए चलते रहिए इंडिया न्यूज।